हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मन द्रव्य के बारे में। ठीक है, मन द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें पंच महाभूत और त्रिगुण जो कि देह प्रकृति में कैसे अपना पार्ट निभाते हैं, कैसे अपना सहयोग देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने आत्मा टॉपिक कंप्लीट किया था एंड बेसिकली जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि नया एनसीईआरटी सिलेबस आया है, तो बेसिकली हम लोग ने जो द्रव्य विज्ञानी है उसमें सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर कर लिए। द्रव्य, पंच महाभूत, फिर काल द्रव्य, दिशा द्रव्य और आत्मा, ये सभी टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है मन है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन में सबसे पहले हम देखते हैं मन शब्द की व्युत्पत्ति। तो मन ज्ञान बोधने व धातु से अशुन प्रत्यय लगाकर मनस या फिर मन शब्द बना है। ठीक है, तो मन ज्ञान बोधने व धातु में अशुन प्रत्यय लगकर मन शब्द क्या है, बना हुआ है। अब साथ ही साथ जो सत्व होता है वो सत धातु में तत्व प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व या फिर ज्ञान। इसके बाद हम मन शब्द की निरुक्ति की बात करें तो मन्यते अवबुद्धते अनेन इति मन, मतलब जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसे हम मन कहते हैं। जैसा कि हमें पता है, पिछले वीडियो में भी हम लोग ने आत्मा में पढ़ा था कि ज्ञान का कैसे अधिकरण होता है। तो ज्ञान के अधिकरण में आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होने में मन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे हम मन कहते हैं। अब मन्यते गायते अनेन इति मनः, तो जो ज्ञान तक ले जाता है या फिर जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम मन कहते हैं। तो इसमें से कोई एक निरुक्ति आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द कल्पद्रुम के हैं, तो कोई भी एक निरुक्ति याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मन के पर्याय में। तो चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हृत मानसम मनः, तो चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, हृत और मानस, ये सभी क्या है, मन के पर्याय हैं। साथ ही साथ मन को सत्व या फिर अति इंद्रिय नाम से भी जाना जाता है। अब मन का स्थान देखें तो मन का जो बृहत्त्रयी है उसमें मन का स्थान हृदय एवं मस्तिष्क बताया गया है, और लेकिन भेल संहिता ने मन का स्थान तालु और क्लोम के मध्य में बताया है, सिर और तालु के। ठीक है, सिर और तालु के मध्य में मन का स्थान बताया है। अब मन की उत्पत्ति की बात करें तो सांख्य दर्शन ने सात्विक अहंकार से राजिक अहंकार की सहायता से मन की उत्पत्ति बताया है। तो जो सात्विक अहंकार होता है उसमें जब राजसिक अहंकार की सहायता होती है, संयोग होता है, तो हमें मन की उत्पत्ति देखने को, मन की क्या जो 11 इंद्रिय हैं वो सभी इन्हीं दोनों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन कहता है कि मन पहले से परमाणु रूप में होने से उसकी उत्पत्ति नहीं होती और ना ही उसका विनाश हो सकता है। और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि चरक संहिता में जो आयुर्वेद है उसने मन को क्या है, नित्य माना है, और आत्मा, मन और 4 सूक्ष्म भूतों के साथ एक दूसरे से क्या है, दूसरे शरीर में जाता रहता है, इसलिए मन क्या है, नित्य होता है। तो इस तरह इसकी अलग अलग ग्रंथों द्वारा अलग अलग उत्पत्तियां मानी गई। सांख्य दर्शन ने सात्विक और राजस अहंकार से माना है, वैशेषिक दर्शन ने इसका परमाणु माना है, तथा आयुर्वेद ने इसको नित्य माना है। तो न उसकी उत्पत्ति न उसका अंत हो सकता है, ऐसा माना है। अब इसके बाद मन के लक्षण की बात करें तो सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन है, तो जिससे सुख आदि मतलब सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि जो हमारे भावनाएं हैं उनकी प्राप्ति या साधन का जो कारण होता है उसे मन कहते हैं। और मन क्या होता है, प्रत्येक आत्मा में नियत होने से परमाणु रूप होता है और यह नित्य होता है। अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन के लक्षण की बात करें तो आत्मे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भाव अभावस्य मनो सोलिंगम, मतलब आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, तो या फिर न होने से ज्ञान नहीं होता। यही क्या है, मन का लक्षण है। मतलब आत्मा, इंद्रिय और अर्थ, इनका जब मन के साथ सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान होता है, लेकिन अगर मन के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह मन का लक्षण क्या है कि वो आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करा के ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहायभूत होता है। आगे हम बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार, तो युगपत ज्ञान अनुपत्तिर मनसो लिंगम। ठीक है, तो युगपत मतलब जो सभी इंद्रियों को से ज्ञान एक साथ एक समय न होना मन का लक्षण है। क्योंकि मन क्या है, बहुत छोटा होता है, अणु होता है और एकत्व होता है। मन का कार्य क्या है कि वो एक समय पे सिर्फ एक ही कार्य करता है। ठीक है, तो सभी इंद्रियों से जो ज्ञान है वो एक साथ एक समय न होना मन का लक्षण है। मतलब एक साथ सभी इंद्रियों के ज्ञान को न लेना, ये मन का लक्षण माना गया है।
अब चरक संहिता के अनुसार देखते हैं तो मन का लक्षण है ज्ञान का होना या न होना, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया था वैशेषिक दर्शन ने, तो ज्ञान का होना या न होना ये मन का लक्षण है। अब मन के गुण की बात करें तो मन के बेसिकली 2 गुण बताए गए हैं, अणुत्व और एकत्व। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अणुत्व मतलब मन क्या है, परमाणु होने के कारण अणु है, बहुत छोटा स्वरूप का होता है। और एकत्व मतलब मन की संख्या एक है। मन ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमें एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए लगता है कि मन भी अनेक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली मन क्या होता है, बहुत फास्ट काम करता है और एक समय पे एक ही इंद्रिय के अर्थ के साथ संयोग करता है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारा मन है। इसलिए बताया गया है कि मन का गुण में कि मन क्या होता है, एक होता है और अणु परिमाण वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रशस्त पाद के अनुसार मन के गुण की बात करें तो प्रशस्त पाद के अनुसार या फिर कारिकावली के अनुसार मन के 8 गुण बताए गए हैं, जिसमें संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, फिर परत्व, अपरत्व और संस्कार, ये सभी जो 8 गुण हैं वो मन के प्रशस्त पाद भाष्य द्वारा बताए गए हैं। अब मन के अर्थ की बात करें तो मन के 5 अर्थ होते हैं या फिर 5 विषय होते हैं, जिसमें चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प आते हैं। तो सुख आदि का जिनका ज्ञान मन के द्वारा होता है वे भी मन के विषय होते हैं। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष ये भी मन के विषय बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं चिंत्य की, तो चिंत्य बेसिकली क्या होता है कि थिंकेबल सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार जब करते हैं तो उसे हम चिंत्य कहते हैं, ठीक है। और विचार्य बेसिकली क्या होता है, तो जिस विषय की उत्पत्ति और अनुपत्ति अर्थात तर्क के द्वारा विचार किया जाता है, तो विषय की उपपत्ति और अनुपपत्ति मतलब ये सही है या गलत है, इसका क्या है, तर्क के अनुसार विचार किया जाए, तो इससे करने से ये लाभ होगा या फिर ये हानि होगी, इस तरह का विचार विचार्य कहलाता है। उसके बाद हम थर्ड मन के विषय की बात करें, यत संभावना उह्यते एवं इति भविष्यति, ठीक है। तो इसमें क्या बताएगा, जो विषय इस संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि यह कार्य इस प्रकार होगा, उसे ऊह्य कहेंगे। तो मतलब संभावनाओं के आधार पर प्रतिपादित किया गया विषय ऊह्य कहलाता है। अब इसके बाद चौथा जो विषय है वो ध्येय है। तो भावना ज्ञान के विषय को ध्येय कहते हैं, मतलब ध्यान के विषयों को ध्येय कहते हैं। जैसे आचार्य गंगाधर राय जो है, उन्होंने बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है तो उससे चिंतन को ध्येय कहते हैं, ठीक है। तो मन से जब मुक्त होकर या फिर बाह्य इंद्रियों द्वारा जब मुक्त होकर कोई विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो उस चिंतन को हम ध्येय कहते हैं। अब संकल्प, तो किसी विषय का निर्णय करना कि वह गुण युक्त है या दोष युक्त, यह संकल्प कहलाता है, ठीक है। अब मन के कार्य, तो मन के 4 कार्य बताए गए हैं, इंद्रिय अभिग्रह, विश्वस्य निग्रह, ऊह्य और विचार। इस तरह से मन के प्रमुख 4 कर्म बताए गए हैं, ठीक है। तो इंद्रिय अभिग्रह मतलब मन क्या करता है, इंद्रियों में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषय के लिए प्रेरित करता है और अहित विषयों से उन्हें दूर रहता है, इसको हम इंद्रिय अभिग्रह कहते हैं, ओके। उसके बाद जो ऊह्य है, ऊह्य मतलब सभी मन सभी संभावनाओं के आधार पर जो तर्क वितर्क करता है उसे ऊह्य कहते हैं। विश्वस्य निग्रह, मन अहित विषयों से अपने आप को रोकता है, मतलब ये चीज़ खराब है, हमें ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से अपने आप को रोकने को स्वस्य निग्रह कहते हैं। और विचार, जो कि मन हित अहित का विचार करता है, उसे विचार कहते हैं। अब इसके बाद मन का उभयात्मक देखते हैं कि मन किस प्रकार से, तो मन बेसिकली क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का कार्य करने के कारण ये उभय इंद्रिय कहलाता है, ठीक है। जैसे ये 5 कर्मेंद्रिय जो कि वाक, पाणी, पाद, आयु, उपस्थ हैं, और चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 या फिर बुद्धेंद्रिय हैं। इन दोनों का आश्रय या फिर इन दोनों का कार्य भी मन करता है, ठीक है। तो इसी कारण मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। अब मन का पंच भौतिकत्व देखते हैं, तो किस तरह से मन क्या है, पंच भौतिक है। तो मन को दर्शनों द्वारा अहंकारिक माना गया है, ठीक है। तो चरक संहिता ने मन को पंच भौतिक माना। चरक संहिता के सृष्टि उत्पत्ति क्रम का अवलोकन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि जो अव्यक्त है उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से फिर सर्व शरीर की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा को अष्ट प्रकृति कहते हैं, और पंच महाभूत और एकादश इंद्रियों को हम षोडश विकार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मन को भी क्या होता है, पंच भौतिक कहा जा सकता है।
अब आगे बात करेंगे तो मन को व्याधियों का आधार भी माना गया है, क्योंकि व्याधि के दो आश्रय बताए गए, एक शरीर और एक मन। तो किसी भी प्रकार के जो व्याधि होते हैं वो दो जगह आश्रित होते हैं, या तो शरीर में या तो मन में। तो आश्रय का अर्थ होता है कि अधिष्ठान, जहाँ पे वो आश्रित होते हैं उस स्थान को हम अधिष्ठान कहते हैं। सर्व शरीर चर दोषों को जहाँ ख वैगुण्य प्राप्त होता है वहाँ वे आश्रित होते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इस ख वैगुण्य के स्थान को व्याधि अधिष्ठान भी कहते हैं। दोष भी क्या होते हैं, दो प्रकार के कहे गए हैं, शरीर दोष और मानस दोष। तो जो शरीर दोष होते हैं वो वात पित्त कफ हो जाते हैं, और मानस दोष हमारे रस और तम होते हैं। अब चरक संहिता में ये भी कहा गया है कि जो शारीरिक व्याधि होती है वो कालांतर में मन को दूषित करते हैं। मतलब जब शारीरिक दोष बहुत ज़्यादा समय तक बने रहे तो वो क्या करते हैं, मन को भी दूषित करने लगती है और मानसिक व्याधि को उत्पन्न करती हैं। अब इसके बाद हम मन के अति इंद्रियों की बात करेंगे। तो अति इंद्रिय के दो अर्थ होते हैं, या तो इंद्रिय से अलग हो जाना या फिर अप्रत्यक्ष या फिर अगोचर हो जाना। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय अपना अपना कार्य मन की सहायता से करती हैं। फिर मन का कार्य उन्हें प्रेरणा देना है। मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है। ठीक है, तो मन क्या है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से अलग है, लेकिन ये क्या करता है, उनकी सहायता करता है, साथ ही साथ उनको प्रेरणा देने का भी कार्य करता है। मन को किसी इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता। ठीक है, सुख दुख आदि जैसे आंतरिक भावों को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए मन को अति इंद्रिय भी कहते हैं। अब मन का चिकित्सीय महत्व क्या है, तो आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, स्वस्थ पुरुष के लक्षणों में सम दोष समा अग्नि सम धातु, जैसा कि सुश्रुत संहिता ने बोला, सम दोष सम अग्नि से सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। तो स्वस्थ के लक्षण में सम दोष सम अग्नि सम धातु सम मल क्रिया के साथ साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन भी कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए मन के स्वस्थ रहने पर भी मनुष्य क्या होता है, स्वस्थ रहता है। इस तरह मन का स्वास्थ्य में अपना महत्व अलग से देखा गया है। साथ ही साथ आहार का सेवन करते समय भी मन लगाकर भोजन करने से क्या होता है, भोजन साथ में रहता है और शरीर के लिए हितकर होता है। फिर अद्रव्यभूत चिकित्सा जैसे हर्षण, जैसे लाफिंग में बोलते हैं, फिर भय दर्शन विस्मापन, ये सभी क्या है, मन से ही संबंधित चिकित्साएं हैं। इसके बाद पंच महाभूत और त्रिगुण में क्रमशः क्या देखते हैं कि वो कैसे देह प्रकृति और मानस प्रकृति में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति की व्याख्या देख लेते हैं। तो शुक्र शोणित संयोग यो भवेत दोष उत्कटः सकृत जायते तेन। तो शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में उनका संयोग होता है तो उस समय जिस दोष की प्रबलता होते हैं, मतलब जो दोष उत्कृष्ट होता है, ऐसे समय में उस दोष के योगदान के कारण उस दोष की प्रकृति होती है। जैसे अगर शुक्र शोणित के संयोग के समय वात दोष की प्रबलता रहे तो जो देह प्रकृति होगी वो वातज होगी। ठीक है, उसी तरह मानस प्रकृति भी क्या होगी, उसी दोषों के अनुसार निर्मित होती है। तो मानस प्रकृति मानसिक गुणों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अब पंच महाभूत की देह प्रकृति में भूमिका बताए तो देह प्रकार जो प्रकृति है वो 7 प्रकार की बताई गई हैं। एक वातल प्रकृति, पित्तल, श्लेष्मल, ये तो 3 हो गए। फिर द्विदंडज में द्विदोषज में वात पित्तल, वात श्लेष्मस, पित्त श्लेष्मल, और त्रिदोषज में सन्निपातिक, मतलब इसमें वात पित्त कफ तीनों की प्रबलता समान रूप से देखे जाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ ये होता है वातल पित्तल श्लेष्मल, सबसे उससे थोड़ा हीन होता है, और द्विदोषज जो प्रकृति हो सबसे निंदित या फिर सबसे खराब होती है। ठीक है, अब त्रिदोषों का संगठन पंच महाभूतों से होता है, जैसे वाय आकाश भ्यम वायु हो आग्नेयम वित्तम अम पृथ्वी ध्यान श्लेष्म इति। तो इस प्रकार से ये बताया कि त्रिदोष जो है वो भी क्या है, पंच महाभूत से बना है, तो उसके कारण प्रकृति निर्माण हो रही है। तो जो शरीर है या फिर हमारी प्रकृति है वो भी पंच भौतिक होगी। अब त्रिगुणों की मानस प्रकृति में भूमिका देखते हैं। तो मानस प्रकृति जो है वो 16 प्रकार की बताई गई, जिसमें से 7 सात्विक होती है, 6 राजसिक होती है और 3 तामसिक होती है। ठीक है, सत्व रज और तम को त्रिगुण कहा गया है। ये बेसिकली आप जो मानस प्रकृति और क्रिया शरीर में देखने को मिलेगा। जब प्रकृति चैप्टर क्रिया शरीर में देखेंगे तो उसमें सात्विक जो होता है उसमें आप्य, काम्य, गंधर्व, वो सारे जो प्रकृतियां हैं वो सब देखने को मिलती हैं। उसके बाद मानस प्रकृति में त्रिगुणों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे वात क्या है, वायु और आकाश दोनों की तरह से। तो वायु क्या करता है, रज के दोष को बढ़ाता है, और आकाश क्या होता है, सत्व गुण को बढ़ाता है। ठीक है, तो पित्त से अग्नि जो होता है सत्व और रज दोनों का अभिप्राय होता है,
और कफ जो होता है उसमें जल और पृथ्वी होता है, तो जल जो होता है सत्व और तम को दर्शाता है और पृथ्वी जो होता है तम को दर्शाता है। ठीक है, अब का तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन, तो तम को 10वां द्रव्य भी ऐसा माना गया है कहीं कहीं पे। तो अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान को हम तम कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, आत्मा, ये सभी क्या है 9 कारण द्रव्य हैं। तो कुछ आचार्य क्या है तम को 10वां कारण द्रव्य भी मानते हैं। लेकिन तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन करने का क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, जो कार्य का समवायी कारण हो और जिन विषयों में लक्षण है उसे हम द्रव्य मानना चाहिए। उसी तरह त्रम में भी क्या है गुण है, कर्म है, ये क्या है तम में भी आश्रित होते हैं। और नील रूप तम का गुण है और चलन ये कर्म है। अतः तम को भी कुछ आचार्य क्या है द्रव्य मानते हैं। लेकिन तम का अंतर्भाव अन्य 9 कारणों द्रव्यों में नहीं किया जा सकता। उसके भी कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि खंडन करते हुए बताया जाता है कि न्याय वैशेषिक दर्शन ये मानते हैं कि जो प्रकाश या तेज का अभाव ही तम होता है। ठीक है, तो तम का स्वतंत्र अस्तित्व देखने को नहीं मिलता, जबकि द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व भी देखने को मिलता है। फिर किसी भी द्रव्य के रूप को चक्षुर इंद्रिय में स्थित तेज से देखा जाता है, परंतु तम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, तेज के बिना होता है। ठीक है, तो परंतु क्या है तम के रूप का ज्ञान तेज के बिना होता है। अगर तेज रहेगा तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चक्षुर इंद्रिय द्वारा तम का ज्ञान नहीं होने का कारण भी उसे द्रव्य नहीं माना जा सकता। अंधकार फैलता है, यह केवल भ्रम है। वस्तुतः यह गति प्रकाश की होती है। जैसे जैसे प्रकाश आगे जाता है उसके पश्चात वह अंधकार चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा भ्रम होता है कि अंधकार फैल रहा है, लेकिन वो प्रकाश की गति के कारण दिखता है ऐसा। फिर साथ ही साथ एक और खंडित करते हुए बताया गया है कि यह जो उपरोक्त 3 चीज़ें बताई गई, इससे यह सिद्ध होता है कि न तो तम में रूप होता है न ही कर्म होता है, ऐसे उसे द्रव्य नहीं माना जा सकता। अब द्रव्य का आयुर्वेद में व्यवहारिक महत्व की बात करें तो संसार के सभी द्रव्य से को औसत कहा गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसको हम औसत के रूप में उपयोग नहीं किया जा। अब औसत के रूप में उपयोग क्यों किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा जो है पंच महाभौतिक चिकित्सा पे भी विश्वास रखती है। तो पंच भौतिक चिकित्सा तो सभी द्रव्य जो है वो पंच भौतिक होते हैं। साथ ही साथ मनुष्य या शरीर जो पुरुष है उसका शरीर भी पंच भौतिक होता है। तो इस प्रकार से दोनों के संयोग से चिकित्साएं हो सकती हैं। इसी कारण संसार के सभी द्रव्यों को औषध रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो द्रव्यों का व्यावहारिक या चिकित्सीय महत्व संबंधित कारण द्रव्य के वर्णन से के उपरांत किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बताया गया कि जो द्रव्य है वो व्यवहारिक के साथ साथ औषधिक उपयोग में भी देखा जाता है। तो यहाँ तक था हमारा टोटल मन टॉपिक के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हमारा पूरा जो मन टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो द्रव्य चैप्टर है वो भी टोटली कंप्लीट होता है। अब द्रव्य विज्ञानी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में गुण विज्ञानी स्टार्ट करेंगे। गुण विज्ञान में अनेक अनेक गुणों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा द्रव्य जो विज्ञानी है वो टोटली कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको BMS से रिलेटेड सारे बुक्स एंड मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे आप और इजीली आपको आपके स्टडीज़ को कैरी आउट कर सकें। ओके।